नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो दोस्तों, अभी तक की लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.2 के पार्ट 1 के बारे में बात कर ली है, जिसमें हमने क्लास 10th के प्रश्नावली 5.2 के 10 सवालों को हल कर लिया है। आगे की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम बाकी के सारे सवालों को यहाँ फिनिश करने वाले हैं। उम्मीद है आपको सारे क्लासेस, सारे सवाल बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और भी फ्रेंड्स जो हैं आपके, हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट जो हैं, उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और जानते हैं कि हमारा इस पार्ट 2 में प्रश्नावली 5.2 का 11वां सवाल क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 11वां सवाल कहता है एपी 3, 15, 27 और 39, ठीक है, 3, 15, 27 एंड 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको सीरीज दी है। क्या सीरीज दी है कि 3, 15, 27 एंड 39, यहां पर आपको ये सीरीज दी गई है, ये एपी दी गई है। आपको ये बताना है इसका कौन सा पद, यहां पर ये क्लियर नहीं है कि कौन से पद की बात हो रही है, बस इन्होंने ये कहा है कि इस एपी का कौन सा पद जो है 54वें पद से कितना 132 अधिक है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब यहां हम एक तरह से यूं कहें कि भाई वो पद जिसके बारे में यहां बात हो रही है, वो पद और 54वें पद का डिफरेंस जो है, दोनों पदों का जो अंतर है वो 132 है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, बात समझ में आ गई है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। क्या है कि भाई किसी पद की बात हो रही है, उस पद का मान और 54वें पद का मान जो है क्या है, दोनों का अंतर 132 है। ठीक है, ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, सारे यहां पर मान लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा आज हम इस क्लास का पहला सवाल और इस प्रश्नावली का 11वां सवाल हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, और सवाल बहुत मजेदार है। ठीक है, और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये चैप्टर जो है आपकी लाइफ में, आपके सिलेबस में अभी तक पहली बार आया हुआ है, इस तरह के सवाल आपने पहले कभी नहीं किए हुए हैं, तो ध्यान से जरूर समझें। सो हमारा प्रश्न क्या है, ठीक है, तो यहाँ प्रश्न के अनुसार, रेसिपी के अनुसार ए क्या है, A3 है। ठीक है, फिर बात करें डी की, सो डी क्या होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, मीन्स 15 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 12। ओके, डी आ गया है। ओके, अब यहां बात हो रही है कि भाई कोई पद है। ठीक है, क्या है, कोई पद है, हमें नहीं पता कौन से पद की बात हो रही है वो, और 54th टर्म जो है, ठीक है, वो और 54th टर्म जो है, दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है मेरे दोस्तों, 132 है। यहाँ पर ये कंडीशन कह रहे हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि भाई इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस इस एपी के इस पद में से, इस पद के मान में से 54वें पद के मान को घटाते हैं, तो आपको 132 यहाँ पर मिलता है। ठीक है ना, कहानी एकदम क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। अब ए एन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, तो क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1/2d। हमें यहाँ एन क्लियर तो है नहीं, क्योंकि हमें एन तो क्लियर करना है, एन हमें यहाँ पर पता करना है। ठीक है, और हमने A54 मीन्स जिस भी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसका फॉर्मूला बनाना सीखा है। तो A54 का फॉर्मूला आपको बनाना है, तो आप लिखेंगे A प्लस 53D। ओके, आपने A54 का फॉर्मूला बना लिया है, इज इक्वल्स टू 132। ठीक है ना दोस्तों, अब हमारे पास A है, D है, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लीजिए। सो A कितना है, 3 है, तो A की प्लेस पर 3 लिखते हैं। इसके बाद n हमें यहाँ क्लियर नहीं है, इस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
डी जो कि क्या है 12 है, सो डी की प्लेस पर 12 लिखेंगे, माइनस ए जो कि हमारा क्या है 3 है दोस्तों, प्लस 53 इंटू डी, अब डी कितना है भाई 12 है, तो उसको ब्रैकेट में पुट कर देंगे। ओके, यहाँ आप ब्रैकेट जो है लार्ज वाला कर देंगे। ओके, क्लियर है। इसके बाद भाई आपको क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व किया जाए, सो 3 प्लस 12 इंटू एन 12 एन, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12, माइनस 3 प्लस 53 इंटू 12 करेंगे, सो 12 3 is 36 का 6 हासिल होता है 3, 12 5 is 60 और 3 63। ओके, सो ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया 132। यहां पर उसके बाद आगे आपको क्या करना है, सो 12 एंड 3 माइनस 12, ओके 3 माइनस 12 क्या होता है -9 होता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू क्या है बड़ी है, ठीक है ना। इधर देखिए तो क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 36, तो हो जाएगा 639। ओके, 636 में हमने 3 प्लस कर दिया है तो 639 आ गया है, इज इक्वल्स टू 132 आपका आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ ये देखिए दोनों ही वैल्यूज कैसी हैं नेगेटिव है, माइनस वाले नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे सेम नेचर के होने के कारण हम इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस होकर हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा तो 998, ठीक है, और 4 648 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 132 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद आप क्या करें 648 को ट्रांसफर कर देंगे, जो कि यहाँ माइनस में है तो ट्रांसफर होकर उस तरफ प्लस में हो जाएगा, सो 12n इज इक्वल्स टू 132 प्लस 648 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। सवाल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बाद 12n इज इक्वल्स टू 132 प्लस 648, सो 2 और 8 10, ओके 4 3 7 और 1 8, ओके और 6 1 7, ठीक है ना। यहाँ पर 12n है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आप 12 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 780/12, ओके 12 इंटू में था ट्रांसफर होकर डिवाइड में आ जाएगा। सॉल्व करने पर n इज इक्वल टू आपको मिलेगा, तो आप यहाँ डिवाइड करते हैं तो भाई देखिए 12 6 होता है 72, क्या होता है 72 होता है दोस्तों, कितना बचा 6 बचा, तो आगे 60 हो गया 60 हो गया और 60 हो गया, तो 12 5 जा 60, मीन्स यहाँ पर आपको n की वैल्यू क्या मिल रही है, n की वैल्यू यहाँ पर आपको 65 मिल रही है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या मिल रही है n की वैल्यू 65 हमें यहाँ मिल गई है, ठीक है ना। सवाल क्लियर है, तो मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो है 65वां पद, ठीक है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। 65वें पद का मान जो है 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, और ये इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा 11th क्वेश्चन पूरा हो गया है। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत अगर है तो आप हमें कमेंट करते रहें, हम आपकी हर डाउट को यहाँ पर जरूर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप सारे सवाल बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके किसी भी सवाल में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जहां पर हम आपके हर एक सवाल को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, हम आपको हर एक सवाल बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ओके, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, हमारे 12 क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं कि हमारा 12 क्वेश्चन क्या कहता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने 12 क्वेश्चन की ओर, और हमारा 12 क्वेश्चन क्या कहता है आइए ध्यान से देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल करने के लिए आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझो, ठीक है। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, भाई दो समांतर श्रेणियां हैं और उन दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर जो कि क्या है समान है, ठीक है। मीन्स दो अलग अलग श्रेणियां हैं लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस जो है, ठीक है, वो कैसा है सेम है, इक्वल है। ओके, चलिए आगे बढ़े।
यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है भाई, दोनों एपी, मान लीजिए कि हमारी यहां पर जो एपी है, मान लें कि हम पहली एपी है हमारी A1 A2 A3 A4, इस तरह से फर्स्ट एपी है। सेकेंड एपी है हमारी B1 B2 B3 एंड B4, कुछ इस तरह से हमारी ये 2 एपीज हैं। दोनों का जो डी है वो कैसा है, सेम है। क्या है, सेम है। ठीक है, और इनके इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस जो है, 100वें पदों का अंतर जो है, क्या है मेरे दोस्तों, 100 है। तो आपको इनके 1000वें पद का अंतर बताना है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है ना, सवाल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब चलिए कंसेप्ट के अनुसार बात करें कि भाई इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, तो यहां ए लिखेंगे तो यहां ए आएगा आपका, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, A1 लिखने चाहे तो, और यहां पर ए जो है आप क्या लिखेंगे, B1 लिखेंगे। ठीक है, दोनों का डी जो है सेम है। ठीक है, क्या है, डी ही लेकर चलते हैं हम यहां पर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो है, सार्वंतर क्या है, समान है। ठीक है, तो भाई इसका 100वां पद और उसका 100वां पद, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 है। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों एपी के 100वें पद, ठीक है, तो इसका 100वां पद माइनस इसका 100वां पद बराबर 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 99d। ठीक है ना, क्योंकि d तो सेम है। ओके, माइनस लगा दें। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, b प्लस 99d मेरे दोस्तों। ठीक है, इज इक्वल्स टू 100। ठीक है ना, हमने 100 टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो 1 माइनस करके लिखना है हमें। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ठीक है ना, अब क्या होगा, 99d माइनस 99d घट जाएंगे, तो घटने पर दोनों वैल्यू इक्वल है, इक्वल है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। सो ओनली क्या बचेगा यहाँ पर, यहां बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 100। ओके, मतलब हमें यहां पर ये मिला कि a और b का डिफरेंस कितना है, 100 है। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है। अब यहां तो इन्होंने बताया कि 100 टर्म्स का डिफरेंस जो 100 है, तो हमने उसके बेसिस पे क्या कर लिया है, यहाँ पर इक्वेशन बना ली है। अब आपको क्या करना है, 1000 टर्म का 1000वें पदों का अंतर निकाल कर यहाँ देना है। ठीक है ना, ओके, 1000वें पद की बात करें, ठीक है, तो क्या करेंगे, a 1000 माइनस b 1000। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, तो भाई a 1000 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखाएगा, a प्लस 999d माइनस b प्लस, ठीक है, a1 भी में लिखने चाहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो b प्लस 999d और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, आपको बताना है कि इनका डिफरेंस आपको कितना मिलेगा। ठीक है ना, ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो a प्लस 999d, ये माइनस इस ब्रैकेट से इनटू होगा, सो माइनस b माइनस 999d। ओके मेरे दोस्तों, क्लियर है। ठीक, अब आप यहां देखिए, सो 999d माइनस 999d क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको यहां पर क्या मिला, a माइनस बी मिल गया है, और हमने देखा कि a माइनस बी कितना है, 100 है, तो हम यहां लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 100। कैसे, समीकरण 1 से। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई है, 100 आ गई है मेरे दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से 1000 पदों का अंतर, सॉरी 100 पदों का अंतर 100 है, वैसे ही उसी प्रकार से 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा।
ठीक है ना। तो भाई सवाल देखने में आपको लगेगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत परेशान करने वाला सवाल है, लेकिन आप उसको हल करने के बाद देख सकते हैं कितना आसान सा सवाल है, कितने आसानी से आपको समझ में आ गया है। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अब एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आप इसे आप फाइनल एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 13th क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। तो ध्यान से देखें, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? कौन सी संख्याएं? 3 अंकों वाली। कितनी? 3 अंकों वाली। किससे? 7 से विभाजित होने वाली, मतलब वो संख्याएं जिनमें 7 से भाग चला जाता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जैसे 7 से 21 में भाग जाता है, 7 से 49 में भाग जाता है, लेकिन यह पूछा क्या गया है? 3 अंकों वाली संख्या। अब अगर आप देखें तो यहां पर हम देखें कि सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या है वो क्या है? 100 है। और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या जो है वो क्या है? 999 है। बट यहां कैसे पता चले कि इनमें से कौन सी संख्या जो है, पहली संख्या जो है 7 से विभाजित होती है, और वो आखिरी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित यहां पर होती है? अब 100 में तो मेरे भाई 7 से भाग यहां जाने वाला है नहीं, है ना, मतलब 100 जो है 7 से डिविजिबल नंबर तो है नहीं, तो पता कैसे चले? ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, 100 को 7 से डिवाइड कर लें। सो 7 बन जा 7, ठीक है, क्या बचा? 3 बचा, फिर 0 ले लिया, 7 4 जा 28, क्या बचा? 2 बचा। अब भाई इसमें आप देखिए रिमाइंडर जो है कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। अब इसमें कितने और नंबर ऐड किए जाएं? अब ऐड ही क्यों किए जाएं, माइनस क्यों नहीं किए जाएं? अब मेरे भाई बात क्या हो रही है? 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 3 अंकों की बात हो रही है। अब अगर आप माइनस करोगे तो 100 से जब माइनस करोगे, एक नंबर भी अगर आप माइनस करते हो तो आपको 2 अंकों की संख्या मिलती है ना। और हमें यहाँ 2 अंकों की संख्या की बात तो यहाँ हो नहीं रही है, बात किसकी हो रही है? 3 अंकों की संख्या की हो रही है ना। तो हमें क्या करना होगा? 100 में प्लस ही करना होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। तो 2 में कितने और प्लस कर दें कि वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए? तो 2 में हम 5 प्लस और करते हैं, है ना। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई 7 बन जा 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5, मतलब आप इसमें आप 5 ऐड करते हो तो 105 वो पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है और क्या है? 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो इस एपी में, ठीक है, इस 13 क्वेश्चन की एपी में पहला नंबर तो आपका आ जाएगा 105 और सभी 7 से डिविजिबल हो जाने चाहिए। तो भाई अगला नंबर हो जाएगा 112, अगला हो जाएगा कितना? सॉरी 112, अगला नंबर हो जाएगा 119, है ना, क्योंकि सभी में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना, एकदम क्लियर है। अब ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया कि भाई शुरुआत ऐसी होगी, पहला नंबर ऐसे निकलेगा। अब लास्ट वाला नंबर कैसे निकले? तो वही सेम प्रोसेस कि भाई लास्ट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999 है। तो आप क्या करें, 999 को 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बचेगा 2, 9 ले लिया, 7 चौके 28, ठीक है, तो कितना बचा? 4 बचा, 9 नीचे ले लिया, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 बचेगा, है ना, और क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, है ना, तो कितना बचा? 5। मतलब अब क्या करें, प्लस करें कि माइनस करें? भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या ली है? 999। अब इससे भी कोई बड़ी संख्या हो सकती है पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल, है ना, क्योंकि अगर आप इसमें ये 5 जोड़ने की गलती करते हो तो भाई वो क्या है, आपको 4 अंकों की संख्या मिलेगी, है ना। 999 में आप 5 को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? 4 अंकों की संख्या मिलेगी, ठीक है, 1004 मिलेगा, लेकिन हमें तो यहाँ 3 अंकों की संख्या चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? 999 में से 5 को घटाएंगे तो हमारी आखिरी और अंतिम संख्या जो है क्या बनेगी? 9,000 सॉरी 900
94 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, एपी निकाल ली है, जिसमें क्या है 3 अंकों की वो सभी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित है। ठीक है ना, ये एपी बन गई है। अब इन्होंने पूछा है कितनी संख्याएं, क्या पूछी है, कितनी संख्याएं, मतलब ये कि 994 जो है कौन से पद पर है, क्योंकि 994 ही आखिरी वो संख्या है जो 7 से विभाजित होती है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, कहानी क्लियर है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए सवाल की बात करें, सवाल कैसे करें, आइए हल करते हैं। ठीक है, तो ए क्या है, 105 है। ठीक है, डी क्या है, तो डी तो 7 है, डिफरेंस 7 है, 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। अंतिम अंतिम संख्या क्या है, an 994। आपको क्या निकालना है कि ये कौन सा पद है, ये कौन से स्थान पर आता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इतनी संख्याएं जो है 3 अंकों की वो 7 से विभाजित होती है। फॉर्मूला कौन सा रहेगा, एक ही तो फॉर्मूला है मेरे भाई। सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पर आप क्या कर लेंगे, 994 इज इक्वल्स टू ए की प्लेस पर 105 प्लस एन हमको फाइंड करना है -1 और डी कितना है 7 है। ठीक है, 105 को हमेशा ध्यान रखना, पहले आप इसको ट्रांसफर करें। ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा तो 994 में से 105 क्या होगा, माइनस होगा और यहां बचेगा n -1 इंटू 7। ठीक है, अब 994 में से 105 माइनस किए जाएं। ठीक है, 994 में से 105 माइनस किए जाए तो 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 8। ठीक है, ओके, यहाँ क्या बचा, 8 बचा, तो 8 का 8 आ गया और 9 में से 1 गए तो 8, 889 यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 889 इज इक्वल्स टू n -1 इंटू 7। अब इसके बाद भाई आपको क्या करना है, ये स्टेप का साइन लगाएंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। इससे क्लियर होगा कि इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, तो स्टेप का साइन जरूर लगाएं। फिर इसके बाद 7 को ट्रांसफर करें जो कि उस तरफ इनटू में है, तो ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड कर ले तो 889 को अब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 7 × 7 1 बचा, आगे 8 आ गया तो क्या हो गया 7 × 2 = 14, फिर कितना बचा 4, आगे 9 आ गया, 7 × 7 = 49। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है आपको भागफल कितना मिला है, 127 मिला है। ठीक है, और बराबर में n-1। अब -1 को जब आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो भाई 127 माइनस वाला नंबर इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो n = आपको मिलेगा 128। ठीक है, मतलब कि यहां पर आपको क्या पता चलता है कि भाई 3 अंकों की कितने, 3 अंकों की संख्याएं, ठीक है, 3 अंकों की संख्याएं जो कि कितनी है 128 है, जो कि 7 से विभाजित होती है। ठीक है, कितने मेरे दोस्तों, 128 संख्याएं हैं 3 अंकों की जो कि 7 से विभाजित होती हैं। और ये इस तरह से हमने क्या कर लिया है, हमारा 13th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है मेरे दोस्तों। एंड आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है ना, कोई परेशानी है, ठीक है, नहीं है, और मेरे ख्याल से परेशानी तो होने भी हम देंगे नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। ठीक है ना दोस्तों, सो फ्रेंड्स आते हैं इसके बाद हमारे नेक्स्ट 14th क्वेश्चन पर, जो कि सिमिलर कंसेप्ट है हमारे 13 क्वेश्चन की तरह। आइए ध्यान से समझिए, क्या है रहे हैं, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है भाई, 4 के गुणज कहें, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कहें, बात एक ही कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब कहां से बात हो रही है, 10 से बात हो रही है, कहां तक हो रही है, 250 के बीच हो रही है। क्या पूछे हैं, कितने गुणज पूछे हैं, मतलब सब सिचुएशन जो है, ठीक है, सवाल जो है प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर है, सिचुएशन प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर है। वहां भी आपको पदों की संख्या पता करना थी, यहां भी आपको पदों की संख्या पता करनी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है,
10 और 250 के बीच, वो भी किसके, 4 के गुणज, मतलब 4 के गुणज मतलब 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। सीधी सी बात है, 10 तो जो है 4 के पहाड़े में यहाँ पर नहीं आता है, 10 के बाद 11 नहीं आता है, 12 नहीं आता है, और 10 और 250 के बीच की बात हो रही है, तो 10 से पीछे जाने का तो सवाल यहाँ पर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे इस 14th क्वेश्चन की सीरीज की बात करें, एसएपी की बात करें, तो सबसे पहला पद क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 4 के गुणज होना चाहिए, तो 4 दूनी 12, ठीक है, सॉरी 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 24, इस तरह से चलते जाते हैं। अब आखिरी पूछा है 250, 250, ठीक है, 4 से भाग दे लिया जाए, तो 4 छिंग होता है 24, ठीक, कितना बचेगा 1, 0 का 0, 4 दूनी 8, बचेंगे 2। क्या हो रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। जो शेषफल बच रहा है मतलब वो आपकी अतिरिक्त संख्या है, आप उस अतिरिक्त संख्या को उसमें से घटा दें, ठीक है, क्योंकि 250 तक पूछा है, तो 250 से ऊपर जाने का सवाल तो यहाँ आता ही नहीं है। ठीक है, 250 के बीच में, ठीक है, 10 और 250 के बीच की बात हो रही है, 250 के ऊपर जाने के तो यहाँ पर कोई सवाल उठता ही नहीं है। इसलिए आपको क्या करना होगा, इस शेषफल को इस संख्या से घटाना होगा। तो अंतिम संख्या जो आती है यहाँ पर 248 आती है मेरे दोस्तों, और इस तरह से यहाँ पर आपको क्या हो गया है, इस क्वेश्चन की एपी मिल गई है। अब बात वही है जो 13 क्वेश्चन में किया था, मतलब आपको यहाँ पर वैल्यू फॉर एन फाइंड करनी थी, एन का मान पता करना था कि यहाँ एन कितने हैं, या फिर 248 कौन से स्थान पर है, यहाँ ये बताना है। सो आई होप आप ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि जो हमने 13 में किया था वही आपको 14 में भी करना है। सो दोस्तों ये है आपके लिए होमवर्क, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना है। और मेरे ख्याल से मुझे पूरी उम्मीद है आप इस सवाल को कर लेंगे, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एन वे पद बराबर होंगे। ठीक है, मतलब यहां पर आपको 15 क्वेश्चन में दिया है 2 एपीज दी है। ठीक है, पहली एपी क्या है, 63, 65, 67, ये पहली एपी दी है। और सेकेंड एपी जो दी है, ठीक है, सेकेंड एपी जो दी है ये आपकी फर्स्ट एपी हो गई। सेकेंड एपी क्या है, 3, 10 एंड 17, ये दोनों एपीज के लिए ऐसे कौन से पद है, ऐसी कौन सी प्लेस है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, क्या बताना है, वो कौन सा स्थान है जहां पर दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए हम सभी पहले क्या करें, प्रथम एपी से, ओके, प्रथम एपी से सभी मान लिखने होंगे। तो जैसे कि ए क्या है, 63 है, डी क्या है, तो 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पर फ्रॉम सेकेंड एपी, द्वितीय एपी से द्वितीय समांतर श्रेणी से, ए क्या है, 3 है, डी क्या है, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब भाई दोनों के एन बराबर होंगे, ए एन इज इक्वल टू ए एन। ठीक है, अब यहां दोनों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। सो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, अब यहां एसएपी की बात करें तो ए है जो है 63 प्लस एन तो पता नहीं, वो एन तो हमें निकाल नहीं है ना, मेन परेशानी का हमारा टॉपिक जो है मुद्दा है। ठीक है, एंड डी क्या है, 2 है। ओके, इधर देखें ए क्या है, 3 है, और एन कितना है क्योंकि हमें पता करना है -1, और डी क्या है यहाँ पर 7 है। ठीक है ना दोस्तों, बस सिंपल सा ये कंसेप्ट है। अब क्या कर लें, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें। सो 2 इंटू एन हो जाएगा 2n, 2 इंटू -1 -2। इधर देखिए, सो 3 प्लस 7 इंटू एन 7n
7 इंटू -1 सो -7। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, पहले तो आप क्या करें, अचर राशियों को हल कर लें। क्या कर लें, यहां पर जो आपको अचर राशियां दी हैं जैसे कि 63 और -2 दिया है, ठीक है, तो 63 -2 क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है ना, 61 हो जाएगा। यहां देखें, यहां भी अचर राशियों को हल कर लें तो 7 एंड 3 -7 क्या, 3 - 7 तो क्या हो जाएगा, -4 बचेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है यहाँ पर बड़ी है इसलिए माइनस में बचेगा। अब आप क्या करें, चर एक तरफ कर लें और अचर दूसरी तरफ कर लें, तो 2n अपनी जगह रहेगा, 7n इस तरफ अगर माइनस हो जाएगा, -4 अपनी प्लेस पर है, ये कहीं नहीं गया है, जाएगा कौन, 61 जाएगा, इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफर होगा। ओके, सो ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, -61 हो जाएगा, जो कि यहाँ प्लस में था। अब भाई आगे देखें, सो 2n - 7n तो -5n और -4 -61 तो माइनस हो जाएगा 65। ठीक है, हमने क्या कहा, सेम नेचर वाली वैल्यू जो है, ओके, समान चिन्ह वाली संख्याएं जो है आपस में प्लस होती हैं, तो हमने उनको प्लस कर दिया है। अब भाई क्या बचा, -5n और सॉरी क्या करेंगे, -5 को ट्रांसफर करेंगे, सो n इज इक्वल्स टू -65 अपॉन -5। ठीक है, -5 जो कि n के इंटू में था, ट्रांसफर होकर डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 65 को डिवाइड करेंगे, तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पर बचेगा 13। मतलब यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस सवाल में इन दोनों एपीज में, ठीक है, दोनों समांतर श्रेणियों में वो 13वां पद है जो कि जहां पर दोनों का मान कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, 13वें पद का मान इन दोनों एपी में बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों, सवाल एकदम क्लियर है, कहानी एकदम क्लियर है, सवाल समझ में आ गया है, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, हमारा 16 क्वेश्चन है और उस 16 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A3 तीसरा पद जो है क्या है, 16 है। ओके ओके, सो तीसरा पद 16 है और आगे कह रहे हैं कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन आए कि भाई क्या कहा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, ये 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये अधिक है, ये कम है ना, कितना कम है, 12, है ना, तो दोनों का डिफरेंस जो है, साफ साफ आप लिख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है कितना बनेगा, 12 बनेगा, है ना, 7वें पद और 5वें पद का अंतर कितना है, 12 है। ठीक है, A7 का फॉर्मूला लगा लें, तो A7 का फॉर्मूला लगाएं तो यहां पर आप देखेंगे A + 6D माइनस A5 का फॉर्मूला लगाते हैं, सो A + 4D इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, बस सिंपल सी वही कहानी है। ठीक है, कोई नया कंसेप्ट नहीं आ रहा, ये बात हम अपने पिछले सवाल में भी पढ़ चुके हैं कि भाई ये इससे इतना अधिक है तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों का अंतर वो है। ठीक है, यहां भी वही कहानी कह रहे हैं कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब 7वें और 5वें पद दोनों पदों का अंतर कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे A7 और A5 का। ठीक है, सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने पर आपको मिलेगा A + 6D माइनस A - 4D इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करें, सो आप यहां देखेंगे A - A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, बिल्कुल इक्वल है। सो A - A सॉल्व होकर कैंसिल हो गया, 6D - 4D तो क्या बचेगा, 2D इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, सो D इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिल गया है, D का मान मिल गया है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या मिल गया आपको, D का मान मिल गया है। अब आप एक चीज यहां ध्यान दें, नोटिस करें कि हमको क्या लिखा था, A3 इज इक्वल टू 16, है ना, तीसरा पद 16 बोला गया है, तो मतलब यहां पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं
a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, है ना। A3 का फॉर्मूला लिख दिया है जो कि क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, जिसे आप समीकरण 1 बोल सकते हैं। ठीक है, आपने समीकरण 1 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए। तो आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, कुछ इस तरह से आप यहां लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 लिखा जाए पहले, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ठीक है। d कितना है, 6 है, सो a प्लस 2 और d की जगह पर d की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ब्रैकेट में रखी जाएगी क्योंकि इनटू करना है। उसके बाद a दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इज इक्वल टू 16, ओके, 2 इंटू 6 12 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 12 को उस तरफ ट्रांसफर करना होगा। तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 16 माइनस 12, सो a इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर आपको a की वैल्यू भी यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, AP ज्ञात करना है, ठीक है। तो A आ गया है, D आ गया है, तो बस AP बना दीजिए। तो लिखेंगे अतः AP क्या है, सो पहला पद तो आपका हो गया 4, ठीक है। अब सेकंड क्या होगा, तो A2 निकालने के लिए, ठीक है। अब A तो क्या हो गया है, 4 हो गया है। A2 के लिए फॉर्मूला करके लिखेंगे A प्लस डी, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। A3 तो यहां हमें पता ही है, तो 10 आ गया है, 16 आ गया है और ये AP है। बस इस तरह से हमें यहाँ पर हमारी ये 16th क्वेश्चन की AP प्राप्त हो गई है, हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल गया है। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से मेरे दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और जो कि 17th क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, एग्जाम में आने के चांसेस जो हैं इसके बहुत ज्यादा से ज्यादा होते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर करें, ध्यान से समझें। सो फ्रेंड्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 17th मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो बिल्कुल ध्यान यहाँ वहां नहीं भटकाइएगा, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17th क्वेश्चन में कह रहे हैं AP 3813 डॉट 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 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, 17th क्वेश्चन है, AP क्या है 3813 और इस तरह से 253, ठीक है। 253 में अंतिम पद से 20वां, ठीक है, अंतिम पद से, भाई शुरू से नहीं कह रहे, अंतिम पद से मतलब यहां से 20वां, मतलब आपको इस तरफ से 20वां बताना है, यहां से, ठीक है, ओके। यहां से नहीं बताना है, यहां से 20वां पद, कौन सा 20वां पद आपको बताना है, ठीक है। अब जब यहां से चलना है तो बात यहीं से होगी, ठीक है, बात यहां से नहीं होगी, ठीक है। कहां से होगी, यहां से होगी। तो यहां से जब होगी तो भाई अंतिम ओर से, ठीक है, ए कितना है 253 है, ठीक है, ए कितना है 253 है। तो डी कितना होगा, तो भाई बात कहां से हो रही है, अंतिम पद से हो रही है। डी निकालने के लिए हमारा क्या कंसेप्ट होता था, जब हम इधर से बात करते थे अगले में से पिछड़ा, लेकिन अब इधर से बात हो रही है तो आपको क्या करना होगा, 3 माइनस 8 करना होगा, ठीक है। मतलब इसके लिए उल्टा, मतलब हर एक चीज जो है उल्टी प्रोसीजर से लेके जाना होगी। तो यहाँ पर डी हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। एन कितना है 20 है, ठीक है, क्योंकि 20वां पद निकालना है, कहां से, अंतिम ओर से, तो अंतिम ओर से मान लिखना शुरू कर दिए हैं। तो आपको बताना है A20 कितना होगा, ठीक है ना। सवाल क्लियर है, सवाल वही पूछा जा रहा है जो कि हम हर बार कर रहे हैं, हर बार हमसे जिस तरह से पूछा जा रहा है, बस बोलने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, हल तो वही करना है मेरे भाई, ठीक है, ओके। चलिए हल कर लेते हैं।
सो फॉर्मूला लगाया जाए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें क्या करना है, 20वां पद निकालना है। सो A20 इज इक्वल्स टू, ठीक है, आप A20 का फॉर्मूला लगाएंगे। सो यहां पर आप देखें, सो A क्या है, यहां पर 253 है, क्या है 253 है, प्लस N20 माइनस वन एंड D कितना है -5 है, तो माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिख दें इसे। सो A20 इज इक्वल्स टू 253, ओके, प्लस 20 माइनस वन 19 इंटू -5, ठीक है भाई। तो भाई तरीका वही है, कोई नई बात नहीं हो रही है ना, करना वैसे ही है, प्रोसीजर वही है। फिर से वही क्या करना होगा, -5 को पहले 19 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 253 और 19 इंटू -5 होता है -95। ओके मेरे भाई, A20 इज इक्वल्स टू लिखेंगे 253 में से, ठीक है, आप 95 माइनस कर दें, सो 3 माइनस 5 तो हासिल लेंगे 13 माइनस 5 8, यहाँ बचा 4 तो हासिल उसमें से लेंगे 14, 14 माइनस 9 तो कितना बचेगा, 14 में से 9 गए 5 और यहाँ बचेगा 1, है ना। तो अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा मेरे भाई, 158 होगा, और आप लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः अंतिम पद से 20वां पद कितना है, 158 है, ठीक है। और यहाँ इस तरह से आपका ये सिंपल सा भी सॉल्यूशन जो है एकदम हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है, एंड आई होप आपको यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन से सवाल हैं, बहुत ही आसान से सवाल हैं और बहुत मजेदार सवाल हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस जरूर करते रहें। चलिए सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 18th क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको भी समझते हैं। सो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। सो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। सवाल वही है, ठीक है, शुरुआत जो है इस सवाल की थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है, पूछेंगे वही, करना है वही, ठीक है, कि भाई चौथे और 8वें पद का योग जो है 24 है ना, फोर्थ टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। कौन कौन सी, 18th क्वेश्चन हमारा आ गया है, ठीक है, फटाफट हमारी यहाँ पर ये पार्ट 2 प्रश्नावली 5.2 भी खत्म होने जा रही है। ओके, अंतिम 3 सवाल, तो अंतिम 3 सवाल में हमारा 18th क्वेश्चन है जिसमें चौथे और 8वें पद का योग। ओके, सो A4 प्लस A8, ओके, चौथे और 8वें पद का योग कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, ठीक है। सो A4 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 3D, A8 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। फिर वही बात A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, सभी पदों को 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सो यहां पर आपका आ गया है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, और यहां पर आपका ये पहली समीकरण, आपको पहला समीकरण जो है आपको यहां पर मिल गया है। अब समीकरण से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहां पर आपको फिर से क्या करना है, विलोपन या प्रतिस्थापन का प्रयोग हमको करना है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, अभी तो हमने एक ही सिचुएशन को पढ़ा था, आगे की सिचुएशन को देख लें। तो भाई कह रहे हैं छठे और 10वें पद का योग 44 है। कौन से छठे, 6 टर्म का और 10th टर्म का सम जो है 44 बोला है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 6 टर्म और 10th टर्म, ओके, क्या 10वां पद सम कितना है 44 है। A6 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो A प्लस 5D, A10 का फॉर्मूला अप्लाई करें, सो A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। वही सिमिलर सिचुएशन, कोई नई बात नहीं है, A और A क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 5D 9D क्या हो जाएगा, 14D हो जाएगा, एंड 44। वही बात रिड्यूस कर दीजिए, 2 1 2, 2 7 14 एंड 2 2 4, 2 2 4। सो सिचुएशन क्या बनी, इक्वेशन क्या बनी, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और ये हमारा दूसरा समीकरण हमको मिल गया है।
तो भाई यहाँ पर भी हमें क्या हो गए हैं, दो समीकरण मिल गए हैं। अब दो समीकरण मिल गए तो क्या करना हुआ, विलोपन से या प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए। किससे हल करेंगे, तो हम तो भाई विलोपन से हल करते हैं, बहुत आसान सा प्रोसीजर है। ठीक है, क्या कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए कि विलोपन विधि द्वारा, क्या लिखेंगे, विलोपन विधि द्वारा। अब आप देखें दोनों समीकरणों को कंपेयर करें। विलोपन विधि में क्या सिखाया गया है कि पहले तो गुणांक समान होने चाहिए, तो a और a है ना, a वाला जो चर है जिसके गुणांक समान है। ठीक है, तो भाई जब गुणांक समान है तो क्या होगा, समीकरण एक में से समीकरण दो घटाया जाएगा। तो आप यहां लिखें समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, दो घटाने पर। ठीक है, ओके। सो पहले समीकरण लिखा जाए, सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। फिर दूसरा लिखा जाए a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ओके, समीकरण लिखा गए हैं। ठीक है ना भाई, क्या करेंगे, चिन्ह देखे जाएंगे, साइन देखे जाएंगे, साइन भी सेम है। अब सेम साइन है तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज करने पड़ेंगे। सभी प्लस में है तो सभी को माइनस बना दो, a माइनस ए घटकर कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 5d माइनस 7d माइनस 2d एंड 12d माइनस 22, सॉरी 12 माइनस 22, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ भी बड़ा था यहाँ भी बड़ा है, तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। सो d इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, तो d इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई है। अब इस d की वैल्यू का आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद प्रथम तीन पद और ज्ञात करने हैं। ठीक है, निकाल लेंगे, तो पहले a निकाल लें। तो भाई किसी भी समीकरण में लिख लो, समीकरण 2 में d का मान रखने पर, ठीक है, हमें क्या मिला है, अभी d का मान नहीं मिला है, d बराबर 5 है तो d की जगह 5 रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, समीकरण 2 लिखा जाएगा। 2 क्या है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। d कितना है, 5 है। ठीक है भाई, तो a प्लस 7 और d की प्लेस पर 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू 22। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 22। सो a इज इक्वल टू 35 को ट्रांसफर कर देते हैं, सो 22 माइनस 35, सो a इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 13। ए क्या बचा, माइनस 13 बचा। माइनस 13 क्यों बचा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है यहाँ पर बड़ी है, इसलिए यहाँ पर माइनस मान चलेगा। अब इन्होंने कहा अगले तीन पद है ना, एपी के प्रथम तीन पद, तो भाई ए तो आपका ये आ गया, a2 निकालते हैं, सो a प्लस डी, ए कितना है माइनस 13 प्लस डी कितना है 5, सो 5 माइनस 13 प्लस 5 कितना होता है, माइनस 8 होता है, तो a2 आ गया है। ठीक है, और आगे बढ़े, a3, सो a प्लस 2d, सो माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, सो माइनस 13 प्लस माइनस, ठीक है, सॉरी माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो यहां पर बचेगा माइनस 3, क्या बचेगा, माइनस 3 बचेगा। ठीक है, एक और निकाल देते हैं, चलिए। सो a4 की वैल्यू फाइंड करें तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3d, सो a क्या है माइनस 13 है प्लस 3 और d कितना है 5 है, सो माइनस 13, 3 इंटू 5 15, तो प्लस 15, माइनस 3 प्लस 15 तो क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। ठीक है, तो अतः हमारी एपी है, अतः एपी है क्या है, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 और 2। ठीक है, इस तरह से ये आपकी एपी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो सवाल वही था कि आपको वही दो समीकरण बनाने थे, दो समीकरण बना लिए। बस कंसेप्ट ये था कि चौथे और 8वें पद का योग ये है और 6वें और 10वें पद का योग क्या है,
44 है, और इस तरह से हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर 18th क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, एंड आई होप आपको ये 18th क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19th क्वेश्चन, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, कितने पर? 5,000 रुपए से। ठीक है, उनका जो मासिक वेतन, उनकी सैलरी जो थी, महीने की सैलरी जो थी 5,000 रुपए थी, उस पर से उन्होंने कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। हर साल उनके वेतन में कितनी? 200 रुपए बढ़ती है। ठीक है, मीन्स पहले वर्ष जो थे इन्हें, जब उन्होंने शुरुआत की, ठीक है, अपना कार्य, उन्होंने अपनी जॉब जब उन्होंने शुरुआत की, तो शुरुआत में उन्हें 5,000 रुपए मिलना प्रारंभ हुए। ठीक है, कितने मिले? 5,000 मिले। अब जैसे ही अगला वर्ष आया तो क्या हुआ? 200 रुपए की वेतन में वृद्धि हुई, मतलब 5,000 तो थे ही, 200 रुपए और बढ़ गए, तो 200 रुपए बढ़कर अब सैलरी कितनी हो गई है? 5,200 हो गया। फिर एक और वर्ष आया तो 200 रुपए फिर और बढ़ गए, तो भाई अब सैलरी हो गई है 5,400 रुपए। ऐसे करते करते सुब्बा राव जी की जो सैलरी है, जो वेतन है, वो कितना हो चुका है? 7,000 रुपए हो गया है। कितना हो गया है? 7,000 रुपए हो गए। 5,000 से शुरू हुए थे, 7,000 पर पहुंच गए हैं। अब आपको यहां पर यह बताना है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या बताना है? यहां पर पदों की संख्या बतानी है कि 7,000 जो है कितने वर्ष में हुए हैं। ठीक है, मतलब n का मान निकलना है। क्या निकलना है मेरे भाई? n का मान निकलना है। तो n का मान निकालने के लिए a क्या है? यहाँ पर 5,000 है। ठीक है, और आप साफ साफ देख सकते हैं d क्या है? 200 रुपए। हर साल क्या हो रहा है? 200 रुपए वेतन वृद्धि हो रही है। ठीक है, और अंतिम पद जो है an जो है, अंतिम पद जो है 7,000 है, क्योंकि हमें यही बताना है कि 7,000 कौन से स्थान पर आता है। मतलब आपको क्या नहीं है? आपके पास n नहीं है। ठीक है, n फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला फिर वही आता है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, अब an की प्लेस पर तो 7,000 लिखेंगे, है ना। अंतिम पद तो हमारा ये है, प्रथम पद 5,000 है, और n जो कि हमें फाइंड करना है -1, और d क्या है? 200 रुपए है मेरे भाई। सवाल प्रोसीजर जो है वही है, कोई नई बात नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, कंसेप्ट वही है। ओके, फटाफट सवाल कर देंगे। तो भाई जैसा कि कहा, सबसे पहले इसे ट्रांसफर करो, सबसे पहले इसे इस तरफ लेकर आओ, तो 7,000 में से 5,000 को इधर माइनस करेंगे, तो यहां बचेगा n-1 और इंटू में 200। अब भाई 7,000 में से 7,000 में से 5,000 घटेंगे तो क्या बचेगा? 2,000 बचेंगे, बराबर n-1 इंटू 200। फिर 200 इस तरफ ले आए, सो 200 डिवाइड में आ जाएगा किसके? 2,000 के, n-1। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 मतलब कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। n-1 -1 आएगा अब इस तरफ। ठीक है, तो -1 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 10 + 1। ओके, सो 11 इज इक्वल टू n। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ 11 वर्षों में, कितने वर्षों में? क्योंकि हमें यहाँ पर n का मान 11 मिला है। ठीक है, प्रोसेस का ध्यान रखें, पहले हमेशा क्या होगा? एक ट्रांसफर करना है, मतलब इस वाली संख्या को ट्रांसफर करना है, उसके बाद एक गुणा में d को ट्रांसफर करना है, और आखिर में ये -1 को ट्रांसफर करना है। इस स्टेप से अगर आप चलते हैं तो मेरे भाई जिंदगी में कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि भाई 7,000 की सैलरी जो है कितने वर्षों में? 11 वर्षों में होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 7,000 जो है कौन सा है? 11वां पद है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर हमने अपना 19 क्वेश्चन भी कर लिया है।
और ये भी हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जो कि इसी क्वेश्चन के सिमिलर है। मैं आपको सिचुएशन को समझा देता हूं, मैं आपको सिचुएशन से को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। आप उसके बाद मुझे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और होमवर्क में आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आते हैं हमारे इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझ ले सिचुएशन कि भाई रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितने, पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, ओके। फिर अपनी साप्ताहिक बचत, ठीक है, हर बार जो है बचत बढ़ाती गई। जैसे पिछले सवाल में हर साल सैलरी 200 रुपए बढ़ती जा रही थी, पहले 5000 थी, अगले वर्ष 5200 हुई, फिर अगले वर्ष 200 रुपए और बढ़कर 5400 हो गई, फिर उसके बाद 200 रुपए और बढ़कर 5000, तो हर साल 200 रुपए बढ़ती जा रही थी। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि हर सप्ताह जो है 17.5 रुपए बढ़ते जाते हैं, है ना। मतलब पहले सप्ताह में 50 रुपए, तो दूसरे सप्ताह में क्या होंगे, 67.50 रुपए जमा हुए। मतलब पहले सप्ताह की बचत 50 रुपए, तो दूसरे सप्ताह की बचत कितनी, 67.5 रुपए। ठीक है, मतलब 50 पैसे। ठीक है, अब तीसरे सप्ताह में कितना होगा, तो हर सप्ताह में क्या हो रहा है, 17.50 पैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, 17.50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। तो अब 17.50 जब इसमें बढ़ेंगे तो यहाँ पर मेरे ख्याल से क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से जो रामकली बचत बढ़ाती जा रही है, और इसके बाद वो कह रहे हैं यदि nवें सप्ताह में, मतलब क्या करना है, साफ क्लियर है, क्वेश्चन खुद आपसे साफ कह रहा है कि n का मान निकालना है। nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए हो जाती है, 207.50 कितनी हो जाती है, 207.50 रुपए हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो है कौन से स्थान पर है, इस n का मान निकाल कर बताओ। तो मेरे भाई अब क्या परेशानी है इसमें, कोई परेशानी नहीं। जो 19 क्वेश्चन में हुआ था वही एज इट इज, वही प्रोसेस के साथ आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप जरूर 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 सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने की है 10th क्लास की मैथ्स की प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने अच्छे से सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, एंड आई होप आपको सभी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए, एंड आई होप आपने पूरी क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यदि अभी भी इस क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट है और उसने अभी तक हमारी क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।